Bismillahirrahmanirrahim. We have started the secondary methods of social work, and yesterday we read about social welfare administration. Today we are going to move towards social work research, that what actually research is, and what is the importance of research, how do we carry out the research, what are the processes in research, what are the steps in research. Research is something very important. Research is one of the prime research is of one of the prime importance. ठीक है, ये बहुत important चीज है हर डिसिप्लिन में, चाहे वो प्योर साइंसेस हो चाहे वो नेचुरल साइंसेस हो। हर जगह पर रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और रिसर्च के जरिए से ही हम अपने डेटा को रिलायबल बना सकते हैं, अपने डेटा को वैलिड बना सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च को हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट में कराया जाता है, ताकि इसकी जितनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, जितना इसका अंडरस्टैंडिंग हो, उतनी ही ज्यादा जो है ना अच्छी आउटकम हमें मिलती है। ओके, इट इज एन इफेक्टिव टूल दैट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस द डेटा फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी सोशल प्रॉब्लम। देखिए, जब भी हमने सोशियोलॉजी या सोशल वर्क हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने उसे कहा कि इट इज अ सोशल साइंस, या इट इज अ मदर ऑफ सोशल साइंसेस। साइंस का एक ये है कि जिस तरीके से हमारे पास नेचुरल साइंसेज होते हैं, नेचुरल साइंसेज में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारे पास डेटा आता है। उस डेटा को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हम एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सोशल वर्क रिसर्च है, चाहे वो सोशियोलॉजी में होगा, चाहे वो सोशल वर्क में हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी में हो, किसी भी सोशल साइंसेज में मौजूद हो, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे जाकर इसके पूरे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि टेक्निक्स क्या होते हैं, कैसे हमने बनाना है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको एक बताऊंगा कि किस तरीके से मेथोडोलॉजीज क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये सारे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि सोशल वर्क रिसर्च या कोई भी रिसर्च का काम क्या होता है कि ये डेटा को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद उसके साथ साथ उसके रीजंस को भी आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको जो है ना इन डेप्थ स्टडी करता है, फिर उस पर अपने वेरिएबल्स बनाता है और डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है, और एनालिसिस के बाद वो कोई सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो सोशल वर्क रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो कोई डेटा हासिल कर सके, और उस डेटा को इस तरीके से हम किसी एक्सपेरिमेंट या किसी रिसर्च से गुजार सके कि हमारे पास उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ सके, ठीक है। तो सोशल वर्क रिसर्च या सोशल रिसर्च हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे रिकमेंडेशंस दे अपने रीडर्स को या अपने जो है ना डोनर्स को, ताकि वो उसको इस्तेमाल करके हमारे माशरे से सोशल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। It is a systematic method that discovers new facts, interrelationships, explanations of laws which govern it. ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक मेथड होता है। सिस्टमेटिक मेथड इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स के जरिए से ही हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ वेरिएबल्स का, मुख्तलिफ फैक्ट्स का एक दूसरे के साथ रिश्ता ढूंढते हैं, इन रिश्तों का एक दूसरे पर असर ढूंढते हैं, और उन तमाम चीज़ों का जो उसको गवर्न करते हैं, जो उसको रेगुलेट करते हैं, जिनका उन पर असर पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जो कि ओवरऑल पूरे सिस्टम को क्या करता है, सिस्टमाइज करता है, और उनको एक मैकेनिकल तरीके से उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करता है। In research, empirical data is collected to acquire new knowledge or to refine the existing knowledge from different dimensions of the society, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखें कि हमारे पास रिसर्च, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको नोट डाउन कर ले कि हमारे पास दो किस्म के रिसर्च होते हैं। एक होता है प्योर रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। प्योर रिसर्च क्या होता है, प्योर रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जो कोई भी रिसर्चर अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए, या अपनी पॉपुलैरिटी या अपने नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए करता है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले ले, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लोग डिग्रीज कर रहे थे, तो डिग्रीज के लिए आपके जो डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो मास्टर्स की थी, चाहे वो एमफिल की थी, ठीक है, या वो पीएचडी की होती है, तो उसमें आपका जो कोर रिक्वायरमेंट होता है वो रिसर्च होता है। तो उससे आप क्या करते हो,
वो उससे आप अपना नॉलेज में भी इजाफा करते हो। सेकेंडली ये होता है कि आपको डिग्री भी मिल जाती है, तो ऐसे रिसर्च को हम प्योर रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होता है जो कि डोनर एजेंसीज जो होते हैं, एनजीओज होते हैं, आई एनजीओज होते हैं, वो आपको हायर करते हैं मतलब वो किसी सर्वे के लिए, वो किसी फॉर एग्जांपल फाइंडिंग के लिए, वो किसी पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए वो आपको फंडिंग करते हैं। और आप क्या करते हो, उनके लिए कोई रिसर्च करते हो और आप अपनी फाइंडिंग उनके साथ शेयर करते हो, और फिर वो आगे अपने रिसर्च के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए या अपने रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज करते हैं। तो ठीक है, अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होता है जो आप किसी और के लिए करते हैं या रिसर्चर किसी और के लिए करता है, ताकि उसका मैक्सिमम यूज किया जा सके कोई पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। और ड्यूरिंग दीज ऑल रिसर्चेज, चाहे वो प्योर हो चाहे वो अप्लाइड हो, इसमें हमारे पास स्टेटिस्टिकल डेटा आता है, ठीक है। स्टेटिस्टिकल डेटा आता है। तो इस स्टेटिस्टिकल डेटा की बुनियाद पर, जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, जब हम वेरिएबल्स की बुनियाद पर कोई हम रिसर्च करते हैं, तो उनको उसको हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म। ये टर्म शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, एम्पेरिसिज्म या एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। तो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हमारे पास डेटा जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टेटिस्टिकल फॉर्म में होता है, उसको यूज करते हुए हम अपने रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। तो आई होप प्योर अप्लाइड रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च आपके सामने अभी क्लियर है, ठीक है। आगे भी मैं जाकर इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सोशल वर्क रिसर्च इज द सिस्टमैटिक critical investigation of questions with the aim of finding answers to the problems and extend the knowledge in a generalized form। यहाँ पर क्या होता है, सोशल वर्क रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है और उनको ऐसे तरीके से इंटरोगेट किया जाता है ताकि उसके आंसर ढूंढे जा सके, ताकि इंसान अपने नॉलेज में भी इजाफा कर सके और उसको जनरलाइज फॉर्म में अपनी जिंदगी में भी। देखिए फेरी यहाँ पर पढ़ने वाले को नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर अभी आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होते हैं ना, तो अगर आपको कोई एनजीओ वगैरह कहते हैं कि कोई रिसर्च करो, तो वो तो आपके अपने उस पे होता है और वो बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है ना। जैसे अगर आपने एमफिल की थीसिस, आपने अगर किसी ने किया हो या मास्टर्स का थीसिस किसी ने किया हो, तो उस पर आप बाकायदा लिखते हैं कि भाई दिस रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द एमफिल डिग्री, ठीक है। तो वो लोगों को पता चल जाता है। और इसी तरीके से जब आप उसको पब्लिश करवाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करवाते हैं, तो उस पर बाकायदा लिखा होता है कि द स्कॉलर या द रिसर्चर इज द एमफिल स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर, ठीक है। तो वो उस पर अक्सर लिखा होता है। और बाकी जो वो सिंपल है कि वो आप पर जब अप्रोच करते हैं तो आपको पता चलता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप अपनी डिग्री के लिए कर रहे हैं या आप किसी और के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, वो आपको अप्रोच करते हैं और वो आपको बता देते हैं और फिर आप उसको अपने आने। तो वो इस तरह होता है ना कि रिसर्च जब आप किसी का कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर वो रिसर्चर अपने नाम के साथ उस रिसर्च को पब्लिश करवाता है, तो मतलब क्या है कि वो प्योर रिसर्च है। लेकिन अगर वो किसी एनजीओ के नाम से उसको पब्लिश करवाता है या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से उसको रिसर्च को पब्लिश करवाता है या आर्टिकल को पब्लिश करवाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। अभी यही समझ में फेरी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। याद रखें कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, याद रखें, इसमें आप अगस्त कॉम्टे को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसमें लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में आपको कहा था कि एक वक्त इस तरह आएगा कि हमारी सोसाइटी जो जो कि पहले फेटिशिज्म या एनिमिज्म पे यकीन रख रही थी, फिर उसके बाद मोनोथीज्म पर यकीन रखना शुरू किया, फिर पॉलिथीज्म पे यकीन शुरू रखना शुरू किया, और आखिर में पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक रीजनिंग या वो उन्होंने जो है ना लॉजिकल रीजनिंग पर यकीन रखना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से रिसर्च को आप लिंक कर सकते हैं कि हमारे जो अगस्त कॉम्टे थे उसने भी यही कहा था कि एक वक्त इस तरह आएगा कि हमारे माशरे में सिर्फ वही लोग एक्सेप्टेबल होंगे या वही चीजें एक्सेप्टेबल होंगी जो कि
साइंस की बुनियाद पे होंगी, जो रीजंस की बुनियाद पर होंगी, जो लॉजिक की बुनियाद पर होंगी। इसके अलावा कोई भी चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और अगर मैं आपको आकर कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसकी एक्सेप्ट ना करने की वजह ये होगी कि आप कहोगे कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है और आप इतना तेज धूप निकला हुआ है और आप कह रहे हो बारिश हो रही है। तो वो आप इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप लॉजिकल रीजनिंग के खिलाफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा, और इसी तरीके से एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, रिसर्च में, सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में जो सबसे पहला शख्स था जिसने रिसर्च को इस्तेमाल किया अपने सोशियोलॉजिकल नॉलेज में, वो इमाइल डरखाइम था। इमाइल डरखाइम ने जो थ्योरी ऑफ सुसाइड दी, ठीक है, और बाकायदा उसने किताब भी लिखी सुसाइड पर। तो उसने सबसे जो रिसर्च का जो यूज है, ठीक है, वो उसने यूज किया, ठीक है। तो रिसर्च सबसे पहले हमारे सोशियोलॉजी में इमाइल डरखाइम ने यूज किया, ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। सोशल वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, या सोशल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, कि असेसमेंट ऑफ सोशल प्रॉब्लम दैट आर ब्रॉड इन नेचर। सोशल रिसर्च क्या करता है, सबसे पहले वो कोशिश करता है, माइक्रो प्रॉब्लम्स को डील नहीं करता। माइक्रो प्रॉब्लम्स को इसलिए डील नहीं करता क्योंकि उसको इतनी अटेंशन की जरूरत नहीं होती, वो लोग खुद ही आपस में उसको सेटल डाउन कर लेते हैं। लेकिन रिसर्च क्योंकि इतना सिस्टमेटिक और इतना ऑर्गेनाइज्ड मेथड है कि इसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है जो कि ब्रॉड इन नेचर होती है, जो कि बड़ी होती है, जिससे लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो रही होती है, तो कोशिश करते हैं कि उसको रिसर्च के जरिए से उसको असेस किया जाए, उसको चेक किया जाए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। इट हैज ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कीन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। यहाँ पर ये याद रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जब हम रिसर्च जो होता है, रिसर्च में दो किस्म की चीजें आ सकती है, ठीक है। एक तो पर्सनल प्रिजुडिस। प्रिजुडिस अगर आपने सुना हो, प्रिजुडिस या बायसनेस। प्रिजुडिस या बायसनेस कहते हैं तासुब को। तासुब इन सेंस, वैसे ये तासुब किस जुमरे में उस तरीके से नहीं आता, लेकिन प्रिजुडिस से मुराद यहाँ पर यह है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, अगर उसमें आप एथनोसेंट्रिक हो जाते हो, जिसमें आप अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हो या उसको रिस्पेक्ट देते हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छुपाते हो, जिससे आपके या आपके लोगों की बेइज्जती हो रही होती है या उन पर सवाल आ रहा होता है, तो ऐसी सूरत में जब आपके स्टडी पर असर पड़ता है तो उसे हम प्रेजुडिस या बायसनेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजुडिस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक पठान होते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैं पठानों पर कोई रिसर्च करूं, तो उनकी मैं अगर नेगेटिविटी को मैं ना बताऊं, तो ये क्या किया, मेरा रिसर्च क्या हो गया, प्रेजुडिस्ड हो गया या बायस्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो रिसर्च है, रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि इसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म से गुजारा जाता है। रिसर्च के मेथडोलॉजी को आगे जाकर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और इसमें जो रिसर्चर होता है उसका कीन इंटरेस्ट होता है और एटीट्यूड उसका काफी पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होता है, ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसमें रिसर्चर का जो है ना बहुत इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी काम के पैसे दिए जाए तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से आपका किसी चीज का शौक होता है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि इसमें रिसर्च तभी की जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये टेक्निकल प्रोसेस होता है। तो इसलिए जब जो शख्स उसमें सीरियस होता है वो ही इसको कर सकता है, हर कोई इसको करने से कासिर होता है, ठीक है। सोशल वर्क रिसर्च is enriched with proper techniques and methods that help in finding solution to the problems। मतलब इसमें कोई भी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसे नहीं है कि बस हर कोई उठकर आ जाए और कोई रिसर्च कर ले। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि रिसर्च करना बहुत टेक्निकल काम है, रिसर्च की चीजों को डेवलप करना बहुत टेक्निकल काम है, रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू करना बहुत टेक्निकल काम है, रिसर्च के लिए क्वेश्चनियर डेवलप करना बहुत टेक्निकल काम है, रिसर्च के लिए आपका सैम्पलिंग डिजाइन करना बहुत टेक्निकल काम है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो कि उसी शख्स को आते हैं जिसने या तो सोशल साइंसेस को पढ़ा हो पहले, या फिर पढ़ने वाले को भी इतनी ज्यादा नहीं आते जब तक उसने खुद उन रिसर्च को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट ना किया हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक कौन सा मेथड है, ये एक प्रॉपर
टेक्निकल मेथड है जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जहां तक रही बात रिसर्च का, तो रिसर्च इसलिए भी की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई होप यू ऑल कैन हियर मी, सॉरी देयर वाज सम इंटरनेट डिस्ट्रप्शन। आवाज आ रही है? नेमर, गजैन। ओके, सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड, ठीक है। और ये इसका अक्सर काम क्या होता है कि ये हमारे पास, इट इज एन इफेक्टिव मेथड that is useful in policy making and projections by managing proper records and statistics। इसमें proper records और statistics को manage किया जाता है, और policies को बनाया जाता है, projections को बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके जरिए से ही हम अच्छी और effective policies बना सकते हैं। तो it is one of the most important secondary methods, ठीक है, क्योंकि याद रखें कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, या सोशल रिसर्च है, या सोशल एक्शन है, ये एवरी नाउ एंड देन सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने केस वर्क का कोई काम करना है, ग्रुप वर्क का कोई काम करना है, तो उसमें कंटिन्यूअसली ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ठीक है। ओके, इट इनेबल्स द सोसाइटी टू नो अबाउट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी थ्रू सिस्टमेटिक वे। ये सोसाइटी के नीड्स को भी अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ये हमें इस चीज में भी गाइड करता है कि हम अपने माशरे में अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकें, अपने माइक्रो और मैक्रो लेवल पर अपने माशरे को जो है ना डेवलप करवा सके, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ करवा सके। It also highlights the issues and helps to conduct programs in productive way to eliminate the chaos and disobedience of the society। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो आप जब भी कोई अवेयरनेस सेशन करवाते हैं, कोई प्रोग्राम करवाते हैं, कोई कैंपेन करवाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो रिसर्च क्या करता है? रिसर्च आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने से पहले अपने इश्यूज को हाईलाइट कर सकें, इस तरीके से कि आपकी सोसाइटी में अगर कोई शख्स क्योस या डिसबैलेंस शो करना चाहे, या डेविएंट बिहेवियर या ऑफेंस शो करना चाहे, तो आप उनको पहले से एनालाइज करें और आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कोई भी कैंपेन करवाते हैं, तो उसके लिए रिसर्च का प्रोसेस का होना बहुत जरूरी होता है। प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च इनहेंसेस द नॉलेज एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप द इम्पोर्टेंस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इम्पोर्टेंस का। इज इट क्लियर? ओके, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, इसको गौर से सुनना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च को हम मुख्तलिफ, अभी यहाँ पर मैंने ये बहुत मुख्तसर लिखा है, लेकिन जब इसको, हो सकता है कि हमारा आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप हो जाए और कल हम रिसर्च को दोबारा रिज्यूम करें, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, अभी आप जब रिसर्च करते हैं, आप लोगों में से बहुत सारों ने किया होगा, ठीक है। डिग्री लेवल की रिसर्च कुछ और होती है, प्रैक्टिकल लाइफ की रिसर्च कुछ और होती है। तो उसमें सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके सामने, आप अपने माशरे को ऑब्जर्व करते हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, तो आप जो क्वेश्चन पे अपना प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई आप अपने माशरे में खुद ऑब्जर्व करते हैं और आपको पता चलता है कि यार जी, ये चीजें जो है ना हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। या फिर कुछ लोग आपको इंफॉर्मेशन देंगे या आपको अवेयरनेस देंगे कि यार हमारे माशरे में इस किस्म का प्रॉब्लम आया है, इसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करवाएं। या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, या लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप उसको फिर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो आप जब भी सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, या ऐसे प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि ब्रॉड इन नेचर हो, जो कि लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए हम कभी भी रिसर्च नहीं करते, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे जो है ना लगते हैं, इसमें बहुत वक्त और एनर्जी लगता है। तो इसलिए
कोई भी जब आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे, दैट प्रॉब्लम शुड बी इन सच अ वे कि आपने क्या करना है, दैट प्रॉब्लम शुड बी ब्रॉड इन नेचर। सेकेंडली, इस पे आप क्या करोगे कि आप ऐसे एस्पेक्ट पे काम करोगे जिस पर पहले किसी ने नहीं किया। ठीक है, जब आप उस एस्पेक्ट पर काम करते हो जो कि ऑलरेडी लोगों ने किया होता है, तो आपके रिजल्ट में डुप्लीकेशन आती है और फिर आपके लोग आपके रिसर्च को या रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते। तो इसलिए आपने नोवेलिटी लेकर आनी है। ठीक है। सेकेंडली, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और दैट कैन बी फॉल्स। अब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, आपने रिसर्च को प्रॉब्लम को पढ़ लिया, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, अपना कोई स्टेटमेंट जनरेट करते हो कि यार ये वजह बन सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं गुर्बत की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार जो गुर्बत है उसकी वजह से क्राइम पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बताया। इसको सोशियोलॉजिकल या हमारे जो रियल टाइम रिसर्च है उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो कि आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है, जिसको आपने डिजाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रैफिक के बारे में आपने कोई रिसर्च करना है तो आप कहते हो कि बलूचिस्तान में जो हमारे पास नॉन कस्टम पेड हमारे पास जो रिक्शाज है उसकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। तो अभी आपने ये नल हाइपोथेसिस दे दिया। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस नहीं देते, हम मल्टीपल हाइपोथेसिस दे सकते हैं। ज्यादातर हमारे पास अगर आप एक हाइपोथेसिस देते हैं या दो हाइपोथेसिस देते हैं तो आप उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी देते हैं। ठीक है, अभी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होता है जो आपने नल हाइपोथेसिस दिया होता है उसका अपोजिट होता है। जैसे मैंने अभी रिक्शास की बात की, तो दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉन कस्टम पेड रिक्शाज हैं वो बलूचिस्तान में ट्रैफिक रवानी को मुतासर करने की वजह में नहीं है या वजह नहीं है। तो आप जब रिसर्च करते हो तो रिसर्च में या तो आपका नल हाइपोथेसिस सही साबित होता है या आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही साबित होता है। याद रखिए कि अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होगा वो आपके नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, वो आप अपने स्टडीज की बुनियाद पे, वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, इसमें कोई, एंड इट इज वेरीफाइबल। ये बार बार इसको आप वेरीफाई करते हैं क्योंकि आपने आगे जाकर पूरा इसको देख रहे हैं, आप इसको इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन से गुजारेंगे और आगे जाकर आपको पता चलेगा कि यार वेदर आपका हाइपोथेसिस सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। तो ये वेरीफाइबल भी होता है। ठीक है, फिर तीसरा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। अभी आपने तीसरे स्टेप में ये करना होता है कि आप अपने रिसर्च डिजाइन को डिजाइन करते हैं कि आपने रिसर्च किस तरीके से करना है। रिसर्च के हमारे पास दो टाइप्स है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न रिसर्च में हमारे पास तीन टाइप्स आ चुकी हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ये होगा कि जिसमें आपकी डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग से मुराद ये है कि डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये है कि आप कोई भी स्टेटमेंट, आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार फॉर एग्जांपल मेरी सेंटेंस को, क्वेश्चन को गौर से सुना। मैंने क्वेश्चनियर में एक सेंटेंस लिखा कि जो नॉन कस्टम पेड है जो रिक्शाज है वो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रवानी का सबब बनते हैं। अगर आपका जवाब हाँ और ना में हो, सिर्फ एग्री डिसएग्री, ठीक है, तो आपने ये तो कह दिया। लेकिन जब मैं उसको रिसर्च में लिखता हूँ तो मैं रिसर्च में लिखता हूँ कि मैंने मैंने फॉर एग्जांपल जिना रोड पर लोगों से पूछा और लोगों से मैंने सवाल पूछा कि क्या नॉन कस्टम पेड रिक्शाज जो है वो ट्रैफिक रवानी को मुतासिर करते हैं। तो उनमें से 80% लोगों ने ये कहा कि जी हाँ बिल्कुल, जो ये रिक्शाज है वो ट्रैफिक कंजस्शन का वजह बनते हैं। और 10% ने कोई जवाब नहीं दिया और 10% ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं होता। तो ये क्या किया आपने, उसको डिटेल्स में डिस्कस करके आपने उसको वर्ड्स में लिखा। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव में याद रखना कि हमारे पास क्या आएंगे, फैक्ट्स या फिगर्स आएंगे। ठीक है, फिगर्स का मतलब यह है कि आपके पास नंबर्स आते हैं। ठीक है,
कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि भाई मेरा सवाल था कि जो नॉन कस्टम पेड रिक्शाज है वो ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट कर रही हैं, तो आप उसमें 80% यस लिखते हो, उसमें ग्राफ बनाते हो और उसमें लिखते हो कि भाई यस 80% ने कहा यस, 20% ने 10% ने नो रिप्लाई दिया, 10% ने कहा नो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तादाद बता रहे हो, डायरेक्ट आप ग्राफ के जरिए से उसको शो करते हो, आप उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो। आपने क्वेश्चन लिखा, आपने नीचे ऑप्शन यस नो एग्री डिसएग्री, एग्री टू सम एक्सटेंट, डू नॉट एग्री, आप वो लिख लेते हो और आप उसको फिर ग्राफ के जरिए से सिर्फ तादाद उसकी बताते हो कि 10%, 20%, 30%। ठीक है, तो ये आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च आया, क्वांटिटेटिव सॉरी। लेकिन जो मॉडर्न डे में आजकल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो मिक्स्ड मेथड है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, कि इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए जब आप रिसर्च करते हो तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, आई होप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड ये तीनों आपको क्लियर है। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग जितना भी नॉलेज होता है, जो आपके रिसर्चेस किए हुए होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, जो अखबारात होते हैं, जो कि रिसर्चेस होते हैं, या कोई भी नॉलेज हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, आप उनको निकालते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं कि भाई इससे पहले इस प्रॉब्लम पर क्या क्या काम हो चुका है, किस किस लेवल का काम हुआ है, क्या हमारे पास आंसर्स आए। इससे क्या होता है, आपका ओराइजन मजीद, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो मजीद डेवलप होता है। किसके बारे में, आपके टॉपिक के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, आपके प्रॉब्लम के बारे में। तो इसके लिए आप प्राइमरी डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा भी। प्राइमरी डेटा ये है कि आपके पास जो बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो है जो कि आपके लिए पहले से रिसर्चेस किसी ने किए हुए होते हैं और उनको आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आ जाते हैं। ठीक है, फिर डेटा कलेक्शन की जाती है। डेटा कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मतलब आपने तो आपका डेटा कलेक्ट हो गया, अभी ये सिर्फ आपके स्टेप्स हैं। जब आप रिसर्च को लिखते हैं, थीसिस को लिखते हैं, उसका स्टेप कुछ और है। ठीक है, उसके 5 चैप्टर्स के कुछ और हैं, उन इनको उसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। डेटा कलेक्शन में सबसे पहले आप डेटा कलेक्शन के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। टूल्स क्या है, आप इंटरव्यू कर सकते हैं किसी के साथ, क्वेश्चंस अपने डिजाइन करें, आप जाकर उनसे क्वेश्चंस इंटरव्यू ले लें। ठीक है, आप क्वेश्चनियर डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चनियर में ये होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन डेवलप करते हैं और आप जाकर वो पेपर जो है ना, ज्यादातर आप अपने रिस्पोंडेंट्स को देते हैं और वो आपको उसको सॉल्व करके दे देते हैं। आप सर्वे भी कर सकते हैं। सर्वे में ये होता है कि आप जाकर वन बाय वन वहां पर उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं, या फोकस ग्रुप डिस्कशन, उनको किसी ग्रुप में बिठाकर उनके साथ गपशप करते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू जो है ना, 2 किस्म का है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें हर चीज, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो, और आपकी जो सारी जो प्लानिंग होती है वो पहले से आपने की होती है, और उसके मुताबिक इंटरव्यू, ज्यादातर जैसे न्यूज एंकर्स जो इंटरव्यू करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। और नॉन स्ट्रक्चर्ड या वो इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जैसे आपने देखा होगा फूड ब्लॉगिंग में लोग, या फिर सिंपल ब्लॉगिंग में लोग जो है ना जाते हैं और किसी के साथ भी जो है ना खड़े होकर उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें डिटेल्स के भी पूछे जाते हैं, इसमें सिंपल यस नो भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक टर्म में आप लोगों के चैट बॉक्स में भी लिखना चाहता हूँ। क्वेश्चनियर में वो क्वेश्चनियर जिसमें आपसे यस नो, एग्री डिसएग्री, एग्री टू सम एक्सटेंट, ठीक है, तो इस किस्म का जो स्केल होता है, मतलब ये एक पैमाना होता है जिसके जरिए से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो इस स्केल को हम लिकर्ट स्केल, जिसमें यस नो एग्री डिसएग्री एग्री टू सम एक्सटेंट स्ट्रांगली एग्री, जब ये होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं, तो उस क्वेश्चनियर को हम लिकर्ट स्केल क्वेश्चनियर कहते हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि किसी पेपर में आपके आ चुका है। सर्वे भी होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ये तो सिंपल है। ठीक है, सो आई होप डेटा कलेक्शन आपके पास आ गया। अभी आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, डेटा को अभी आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए ज्यादातर क्या होता है कि जब आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च की होती है, या फिर आपने अगर मिक्स्ड मेथड इस्तेमाल किया होता है, तो अगर मिक्स्ड मेथड है तो इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अगर क्वांटिटेटिव किया है तो आप एसपीएसएस, एसपीएसएस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ठीक है। आप ग्राफ टेबुलेशन कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, आप इनके जरिए से अपने रिजल्ट्स को बताते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चनियर था या इंटरव्यू था या सर्वे था या फोकस ग्रुप डिस्कशन था, उससे आपके पास क्या क्या आंसर आया, उनका डेटा क्या आया, आप उसको पेज पर पुटअप करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च किया है तो आप उस पर डिस्कशन करते हो, उस पर डिस्क्रिप्शन देते हो, उसको डिटेल्स में लिखते हो। तो ये आपके पास क्या आया, डेटा एनालिसिस आया। डेटा एनालिसिस ज्यादातर ये होता है कि जो मिक्स्ड मेथड होता है, मिक्स्ड मेथड में फिर इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ग्राफ भी दिया जाता है, उस पर डिस्कशन भी किया जाता है, उस पर डिस्क्रिप्शन भी की जाती है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फिर आप जब डेटा एनालिसिस करते हो तो डेटा एनालिसिस में आपको पता चलता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, अभी यहां पर आकर उसका हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो कि जो डेटा आपका आया आया वो डेटा आपके हाइपोथेसिस को सही साबित कर रहा है या गलत साबित कर रहा है, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप इस डेटा एनालिसिस को देखकर आपको पता चलता है कि आपका हाइपोथेसिस सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। अगर सही साबित हुआ है तो आपका नल हाइपोथेसिस सही साबित हुआ होगा, अगर साबित नहीं हुआ होगा तो फिर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही साबित हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन होती है आपके हाइपोथेसिस की, आपका रिजल्ट्स इसी में आ जाता है, आपकी फाइंडिंग्स इसी में आ जाती हैं, आपकी रिकमेंडेशन इसी में आ जाते हैं कि भाई आप आपके डेटा में आपको क्या क्या मसाइल देखने को मिले, क्या क्या रिजल्ट आया, क्या फाइंडिंग्स आई, क्या आपने जो है चीज़ों को एनालाइज किया, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आ जाता है। फिर उसके बाद जब आपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि क्या चीज़ सही साबित हुई, क्या चीज़ गलत साबित हुई, फिर उसकी आप जनरलाइजेशन करते हो कि आप दूसरे लोगों पर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। जनरलाइजेशन दो किस्म की होती है, एक होता है इंडक्शन, एक होता है डिडक्शन। इंडक्शन ये है कि आपने बलूचिस्तान पर पूरा रिसर्च किया, ठीक है, और बलूचिस्तान के रिसर्च को आपने कोयटा सिटी पर इंप्लीमेंट किया, यानी बड़े पैमाने से छोटे पैमाने पर जनरल टू स्पेसिफिक आकर आपने किसी डेटा को या आपने किसी रिजल्ट को इंड्यूस किया। ये ऐसे जैसे आप 1000 लोगों का टेस्ट हुआ, 1000 लोगों में से 50 बंदे अपॉइंट हुए, तो ये इंडक्शन कहलाती है, 1000 में से 100, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। और डिडक्शन ये है, आपने कोयटा पर रिसर्च किया, आपने उसके रिजल्ट को पूरे बलूचिस्तान पर इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये आपके पास डिडक्शन है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, वी हैव गॉट लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। बाकी जो रिसर्च के जो टॉपिक्स रहते हैं वो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका आंसर यहाँ पर आपको नहीं मिलता